आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मैं हूं नरेश और आज हम लोग बात करेंगे जो फरीदाबाद में स्थित एक बड़ा ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है। वो जब बाहर से आप उस सड़क से गुजरते हैं तो एक बड़ी सी बिल्डिंग देखकर बहुत सुखद एहसास होता है कि कितनी शानदार बिल्डिंग मजदूरों के इलाज के लिए, उनके सुविधा के लिए, और क्या चीज़ है ईएसआईसी कॉरपोरेशन। ऐसा एहसास, लेकिन जब आप अपना इलाज के लिए, अपनी दिक्कतों को दूर करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, तमाम उसके छोटे-छोटे कोनों अंतरों में डॉक्टरों से, दवाई वाले से, वार्ड बॉय से, नर्सों से आपकी झड़प होती है, दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। क्या-क्या होती है, कैसे होती हैं और कितनी दिक्कतें हैं वहाँ पर। आज हमारे साथ हैं छोटे लाल जी, जिनकी पत्नी को अचानक से पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा और उसके बाद से रात को 12 बजे, 11 बजे के आसपास वो इमरजेंसी में बहुत दिक्कतों के साथ ईएसआई अस्पताल की इमरजेंसी में पहुँचे। तो उन्होंने क्या समझा, क्या जाना, क्या देखा, क्या भुगता, क्या उनके अनुभव रहे, क्या उनको देखने सुनने को मिला, इस पे बात करेंगे। और बताइए, क्या हुआ था कल जब आप इमरजेंसी में अपनी वाइफ़ को लेके गए थे? क्या-क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी? सर, मैं रात को इमरजेंसी में जाने को गया। पर इमरजेंसी में जाने के बाद सबसे पहला हॉस्पिटल का जो नियम होता है कि एक पेशेंट को जब हम किसी भी साधन से लेके जाते हैं, तो इमरजेंसी में जाने के लिए हमें चेयर चाहिए होता है। व्हीलचेयर। व्हील चेयर जो आप कह रहे हैं, वो व्हील चेयर हमें चाहिए, जिसमें हम मरीज़ को बैठा के आसानी से तरीके से हम ले जा सकें। उसके लिए हमें 10 से आधा घंटा तक टाइम देना पड़ता है। हम पहले जाएँ, व्हील चेयर लेके आने के लिए हमें अपनी आईडी देनी पड़ती है, जो कि हम हॉस्पिटल से व्हील चेयर हम लेके बाहर आएँगे, गार्ड बैठे रहते हैं, जो कि यदि हम चुराने की कोशिश करें व्हील चेयर की, तो गार्ड हमसे पहले पकड़ेंगे। वो ऐसा चीज़ तो है नहीं कि हम जेब में भर के लेके आ जाएँगे। हाँ, व्हील चेयर के लिए हमें आईडी देनी पड़ती है। आईडी देने के लिए व्हील चेयर लेके आने-आने में इमरजेंसी में हम व्हील चेयर लेने जाए और लेके आने-आने में वो मर जाए, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? मतलब मैं लूँ या फिर जिस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ उसकी ज़िम्मेदारी है या मेरी ज़िम्मेदारी है कि पेशेंट जाते ही हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए तत्काल में तुरंत जाने के लिए व्हीलचेयर की सुविधा वहीं पे ही होना चाहिए, इमरजेंसी में और ही। आपके साथ आपकी बीमार वाइफ़ थी और 2 बच्चे छे 2 छोटे। बच्चे मेरे छोटे-छोटे, मैं अपने बच्चों को सँभालूँ, व्हीलचेयर सँभालूँ या वाइफ़ को उठा के लेके जाऊँ या व्हीलचेयर को जब तक लाऊँ, बच्चों को एक हाथ में सँभालूँ, छोटे बच्चों को एक हाथ से पकड़ूँ या फिर व्हीलचेयर को पकड़ूँ या वाइफ़ को उठा के रखूँ व्हीलचेयर में। ये चीज़ मेरे को पहली चीज़ मैं पहले काफ़ी दिन से आ जा रहा हूँ, आज नहीं, काफ़ी दिन से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, पर मेरे को ये सुविधा पहले से भी नहीं दिखी, आज भी नहीं दिखी, जो कि कल रात को 11 से 12 के बीच में मैं वहाँ पे पहुँचा। वहाँ जाने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद, डॉक्टर से मिलने के बाद वो ये कहते हैं कि आप ये टोकन लीजिए, वहाँ जाके एंट्री करवा के आइए। आप टोकन देते हैं, मैं एंट्री करवाने जाता हूँ, उसमें भी मेरी वाइफ़ मर जाती तो मैं क्या करता? मैं किस मैं किसके पास जाता अपनी वाइफ़ की जान लेने के लिए? जान की बयाना लेने के लिए, जान को बचाने के लिए मैं किसके पास जाता? चलो वो भी हमने करते हैं, हम भी नियम फ़ॉलो कर रहे हैं। चलो आपकी भी एक ड्यूटी है, डॉक्टर की एक ड्यूटी है कि भैया हमारी भी ड्यूटी है, आप करो। चलो ठीक है, हम आपकी फ़ॉलो कर रहे हैं, आपके नियम फ़ॉलो कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप जैसे-जैसे कह रहे हैं। अच्छा जी, वहाँ से जाने के बाद पता चलता है कि इमरजेंसी में ब्लड टेस्ट होने हैं। ब्लड टेस्ट होने के लिए टाइम मिलता है 2 घंटे बाद, और 2 सैंपल की 2 सैंपल दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। 1 सैंपल मिलता है 2 घंटे बाद, 1 सैंपल मिलता है 5 घंटे बाद। 5 घंटे जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगा, जब तक डॉक्टर कोई आगे कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक ना डॉक्टर 2 बोतल चढ़ा दी, 2 सिरिंज लगा दी, उन्होंने ये कहा कि दर्द तो होगा जी। ये ऐसा दर्द है कि दर्द हल्की-फुल्की रहेगी। चलो जी, आपकी हम मान लेते हैं दर्द है। दर्द है तो चलो हम आपके पास में हैं, हम भी ये सोचते हैं कि चलो दर्द होगा, ज़्यादा इमरजेंसी है तो ये देखेंगे। पर रिपोर्ट आने-आने में उसकी जान जाएगी तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? रिपोर्ट मिल रहे हैं 1-2 घंटे में, एक मिल रहा है 4 घंटे में। अच्छा जी, ये तो हो गई रात की बात। सुबह मैं डॉक्टर से वो कहते हैं कि इनको डिस्चार्ज कर दो, यानी कि इनको छुट्टी कर दो। तो मैं डॉक्टर से ये पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब, जब तक हम छुट्टी करने जा रहे हैं, तो ये कैसे फिर आगे मुझे क्या करना है आप बताइए। तो वो कहते हैं कि थर्सडे वाले दिन, यानी कि गुरुवार वाले दिन आप आके ओपीडी में आके अपने डॉक्टर से दिखाइएगा। डॉक्टर को जब हम दिखाने जा रहे हैं, तो मैंने ये बोला कि 4 दिन बाद आएँगे, तो 4 दिन आने से वे और तक च दवाई चाहिए मुझे।
भैया उसको दर्द होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे लिए तो मेरा हॉस्पिटल यही दिख रहा है। मैं आया हूँ आपके पास हॉस्पिटल में, तो मुझे दवाई चाहिए, सुविधा चाहिए, जभी तो मैं तसल्ली से जाऊँगा अपने वो मरीज़ को लेके वापस, ताकि हाँ चलो दवाई मिल गई हो सर। दवाई वो डॉक्टर से कहता है दवाई लिखते हैं, तो वो उनसे ये कहता हूँ कि सर ये मेरे को दवाई कहाँ से मिलेगी? कैसे मिलेगी? वो कहते हैं ये आप यहाँ देखो, यदि आपको यहाँ मिल जाती है ठीक है, ना तो आप डिस्पेंसरी चल जाओ। डिस्पेंसरी आप कहते हो दर्द होगा, हल्का-फुल्का दर्द होगा। मैं मानता हूँ दर्द है, दर्द होगा। पर आप तो कहते हो कि मेरी छुट्टी होगी, मैंने 2 बोतल चढ़ा दिया, 2 सिरिंज लगा दिया, दर्द होगा। पर दवाई ना मिलने तक उसकी दर्द 4 गुना हो जाएगा, तो मैं उसको क्या करूँगा? मैं कहाँ से उसको इलाज करवाऊँगा? कैसे क्या करूँगा? वो दवाई मिलने में मेरे को 12 बज गए। जब 12 बज गए, सुबह 8 बजे से मैं लाइन लगाया हूँ, पता चलता है कि काउंटर 9 बजे खुलेंगे। 9 बजे काउंटर खुलता है, तो 9 बजे जो काउंटर पर दवाई देने वाली जो नर्स होती है, वो आती है, सबसे पहले वो मेडिसिन को सेट करती है, मतलब अपने काउंटर पे लगाती है। मतलब मरीज़ मर रहा है, जी रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं है। वो अपनी ड्यूटी ये कर रही है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आऊँ, अपनी मेडिसिन की चीज़ें पहले सजाऊँ उसको, बढ़िया तरीके से सजाऊँ, ताकि मुझे कोई ऐसा मरीज़ मिले, उसकी दवाई को हम लेने जाएँ और तुरंत मिल जाए। तो उसके लिए एक अलग से एक होना चाहिए, नर्स के साथ एक हेल्पर के तौर पे कहा जाए, या फिर बेड बॉय, क्या बोलते हैं, वार्ड बॉय, वो जो है वो होने चाहिए, उनके लिए हेल्प के लिए होने चाहिए, ताकि वो जो लाइन में कतार में घंटों से घंटों खड़े हैं, उनको दवाई जल्दी मिल जाए, ये अपना काम नियम से कर सके। और जो सजाने धजाने वाली जो मेडिसन है, उसको अलग से जो मजदूर हो, क्या बोले, जो भी हो, उनके लिए एक अलग से होना चाहिए, पर वो भी नहीं था। वो आती है 9 बजे, काउंटर खुलती है, खोलने के बाद 1 घंटा लगाती है मेडिसिन लगाने में। 1 घंटे में मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जब तक ये आपकी सुविधा नहीं मिलेगी, जब तक मरीज़ तो मर ही जाएगा। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जब मैं लाइन लगाता हूँ, तो जब वो नर्स कहती है, जो दवाई देती है, वो कहती है कि भैया ये पर्ची ना ऑनलाइन करवा के आओ। मैं कहता हूँ सुबह 8 बजे से बैठा हूँ, अब आप कहती हो कि ऑनलाइन करवा के आओ। ये दर्द में परेशान है, बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप जब तक ऑनलाइन नहीं करवाओगे, जब तक मैं दवाई नहीं दूंगी। मैं जाता हूँ, फिर मैं बताऊँ कहाँ जाऊँ, कहते हैं कि आप 3 नंबर मंजिल पे जाओ। 3 नंबर मंजिल पे ऑनलाइन डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो ऑनलाइन डॉक्टर कहते हैं कि पहले एंट्री करवाओ। एंट्री करवाने के लिए मैं जाता हूँ, तो पता चलता है कि कतार में 100 आदमी खड़े हैं। अब मैं रात को 11 बजे इमरजेंसी में आया हूँ, दर्द में, तकलीफ में, परेशान में। डॉक्टर ये लिख के दे देते हैं, ये दवाई है, ये मेडिसिन है, आप इसको खिलाते रहना, 4 दिन में आके अपने डॉक्टर को दिखाना। तो मैं ये कहता हूँ कि 4 दिन तक मुझे दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ताकि मैं शांति से, तसल्ली से आऊँ, ताकि वो कंट्रोल रहे, दर्द ना हो। आके आप डॉक्टर की जो प्रोसेसेस होंगे वो आप करेंगे। पर दवाई लेने के लिए जब एंट्री करवाने जाता हूँ, तो पता चलता है कि वो 100 से कतार लोग हैं। जब 100 लोगों के बीच में मैं आऊँगा, तो मेरे को तो वहीं पे मरीज़ मर जाती शाम तक। दवाई एंट्री करवाने में, एंट्री करवाने के बाद भी मेरे को फिर लाइन लगानी पड़ती वहाँ पे ऑनलाइन पर्ची के लिए। वहाँ पे भी कतार लगी हुई है। वहाँ जाने के लिए वो जो एंट्री करने वाले जो वहाँ पे बैठे होते हैं, नर्स और उनके जो साथी होते हैं, वो जो बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं इमरजेंसी में आया हुआ हूँ, वो दर्द में परेशान है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, दवाई दे के छुट्टी कर दी है, 4 दिन बाद यहाँ पे मुझे आना है। आपके पास, मुझे डॉक्टर के पास 4 दिन बाद की चौकी आना है। आप जैसा नियम बोलोगे वैसा मैं फॉलो शुरू से भी करता आया हूँ। आज से नहीं, मैं काफ़ी सालों से वहाँ एसआई में जा रहा हूँ, पर नियम फॉलो का। पर आज मेरी इमरजेंसी आई है, तो इमरजेंसी में उनको सुविधा मुझे तत्काल देनी चाहिए थी। पर वो बोलते हैं कि लाइन में आओ, लाइन में आओ। मैं और क्या-क्या तकलीफ़ें हुई आपको? जब उन्होंने कहा कि एंट्री करवानी है तो लाइन में आओ, ना तो हम कुछ नहीं करेंगे। मैं एंट्री करवाने के लिए 100 आदमी कतार के पीछे मैं लगा रहा हूँ, जब तक मेरा पेशेंट वहाँ पर मर जाए। इसकी ज़िम्मेदारी ना तो वो लेगा जो कहता है कि एंट्री करवाओ, ना तो वो डॉक्टर कहेगा कि भैया जाके डिस्पेंसरी दवाई दे लो। डिस्पेंसरी ऐसा नहीं है कि एसआई से बाहर गया, डिस्पेंसरी मिल गई हमें। डिस्पेंसरी के लिए भी मुझे 2 किलोमीटर दूर जाना होगा। जब वो दवाई देगा, जब तक वो मर जाएगी। डॉक्टर वहाँ का जो एंट्री करने वाला होता है, वो खुशदिल आदमी है, उनकी कमी नहीं। पर वो ना अपने नियम फॉलो कर रहे थे। पर वो कहते हैं कि भैया मेरे को धमकी ना दो, मेरे को नौकरी का धमकी ना दो। मैं ये कहता हूँ सर मेरे को आपकी नौकरी का कोई वो नहीं है, मैं आपकी नौकरी नहीं खा रहा। बोलता है वो, फिर बोलता है कि ये भाई है। मैं बोला कि ये सब मेरे भाई हैं, मेरे चाचा ताऊ हैं।
ये भी जान रहे हैं कि मैं इमरजेंसी में रात से हूँ, हाथ नीचे रखिए। मैं इमरजेंसी में रात में हूँ, तो ये भी लोग समझ रहे होंगे। यदि आप नहीं लेना चाहते हो तो ये अपने टोकन नंबर ले लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यदि मेरी पेशेंट जाती यहाँ से नीचे जाते जाते मर जाती है तो मैं इसी तीसरी मंजिल पे लाके दफनाऊंगा इनके सामने। तब वो इन बात को सुनते हुए वो कहते हैं कोई बात नहीं, अपनी पर्ची ला, मैं करता हूँ। तो मैं पर्ची देता हूँ, एंट्री करते हैं, फिर वहाँ पे मैं दवाई लेते आता हूँ, फिर दवाई लेने के बाद जाता हूँ, फिर कतार बहुत लंबी हो जाती है, कतार बहुत लंबी हो जाती है। और फिर भी मैं वो रिक्वेस्ट करके वो नर्स से मैं दवाई लेके दिन में 12 बजे करीब, मैं रात के 12 बजे गया, दिन में 12 बजे मैं आता हूँ। तो मेरे को ये सुविधा बहुत बेकार सी लगी, जो कि हमें ये चाहिए कि तत्काल में व्हील चेयर होनी चाहिए। इमरजेंसी में एक मेडिसिन का एक मेडिकल होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, ताकि हमें जो मेडिकल आसानी से दवाई मिल जाए। इमरजेंसी में जो डॉक्टर दवाई लिखे वो हमें आसानी से और तरीके से मिल जाए, ताकि हम अपने पेशेंट के साथ जितने दिन का गैप दिया गया हम तरीके से आए और जाएं। ये मेरी आजकल की और आज तक की ये मेरी बात है। रात में आपको वाहन भी नहीं मिल रहा था आने जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, तो आप हाँ जी। तो वो एम्बुलेंस की भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि आप ईएसआईसी में फ़ोन करें और आपको एम्बुलेंस आपके घर पर मिले। हाँ जी, तो इसके लिए तो एम्बुलेंस नंबर होते हैं, पर एसआई में मैंने एम्बुलेंस ही नहीं देखा। इतने दिन से मैं गया, आज तक मेरे को काफ़ी दिन हो गया एसआई जाते हुए, मैंने एम्बुलेंस से एसआई में मतलब तो आपको दिक्कत हुई जाने में रात को? हाँ कितने जी, देर बहुत तक आप ज़्यादा परेशान दिक्कत रहे? हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत गाड़ी हुई। मिल रही थी आपको रात को 12 बजे? मेरे को नहीं मिली, ऑटो तक नहीं था कि मैं सोच रहा था कि मैं अपनी साइकिल से लेके जाऊँ, पर मैं ये मजबूर था कि मैं 2 बच्चों को कैसे बैठाऊँगा? अपनी बीवी को सँभालूँ, पेशेंट को सँभालूँ, या बच्चों को गोद में लूँ, या छोटे बच्चे जो चल रहा हो उसको कैसे क्या करूँगा? मैं साइकिल से जाऊँ, क्या करूँ? मैं रात को तो मैं परेशान था। पर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने ओला गाड़ी को मैंने बुकिंग किया, और उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा। फिर पेशेंट के बाद वो ये जो मैंने बताया वो सारी मेरी कहानी हुई। इमरजेंसी में छोटा-सा स्टोर जो होता है, जो डॉक्टर इमरजेंसी लिखते हैं, दवाई मेडिसिन लिखते हैं, वो मुझे तरीके से मिल जाए, आसानी से तो मिल जाए। ओला गाड़ी से गए तो जितने की दवाई नहीं उतने का तो गाड़ी उतना का का तो किराया मेरे लग को गया? किराया लग गया। उतनी मेरी दिहाड़ी भी नहीं है साहब, हुँ, मेरी उतनी दिहाड़ी भी नहीं है साहब कि जितना मैंने ओला की गाड़ी का पैसा दिया। हुँ। यदि मेरे को इतने दिन में आते-जाते मुझे एम्बुलेंस दिखी होती, उसका नंबर दिखा होता, वहाँ के ड्राइवर का नंबर लिया होता, तो मेरे को आसानी से पहुँचने में आसानी होती, पर मुझे नहीं मिली। पर मुझे मजबूरी में कर्जा लेके ओला गाड़ी का। और कोई ख़ास तकलीफ़ पे आप ध्यान दिलाएँ? सर, ख़ास तकलीफ़ यही है कि वहाँ पे मेरे को दवाई लेने में भी तकलीफ़ हुई। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि वहाँ दवाई लेने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एनी टाइम होती है। और वहाँ कोई सुविधा की नाम की चीज़ कहा जाए तो वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, आगे जाके बात कर लो। लोग वहाँ के चाहे गार्ड हो, चाहे वहाँ का स्टाफ हो, यही कहते हैं कि आगे जाके बात करो, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बस इतना कह के वो अपनी पल्ला झाड़ लेते हैं जी। तो अभी आप सुन रहे थे मिस्टर छोटे लाल, जिनका एक अनुभव था ईएसआई हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाने का। इनकी पत्नी अचानक रात में बहुत तेज़ तकलीफ़ में बीमार हुईं और ये अस्पताल गए, तो क्या इन्होंने अनुभव किया। इस अनुभव पे क्या ईएसआईसी के बोर्ड में बैठे महान चिंतक, बुद्धिजीवी, ज्ञानी लोग कोई जवाब देंगे? ईएसआई के महान हॉस्पिटल और जो मेडिकल कॉलेज है उसके महान जो डीन हैं असीम दास जी, कोई जवाब है आपके पास इस मज़दूर के लिए? इस मज़दूर की भाषा, इसकी भावनाएँ थोड़ी टूटी-फूटी हैं, थोड़ी बहुत सुगठित बात नहीं कह पा रहा है, बहुत तरीके से अपनी बात, अपनी गहराई से बातें नहीं कह पा रहा है। लेकिन फिर भी इसकी पीड़ा, इसकी तकलीफ़, इसके दुःख को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। और आप लोगों में अगर ज़रा भी कोई शर्म नाम की चीज़ है, अगर आपको अपनी कुर्सी के पे, जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं, उसके प्रति अपना कुछ दायित्व समझते हैं, कुछ अपना ज़िम्मेदारी समझते हैं, तो कृपया जवाब दीजिए और इन दिक्कतों को दूर कीजिए। और साथ-साथ हम अपने इस चैनल के माध्यम से तमाम मज़दूर साथियों से, मेहनत के साथियों से अपील करेंगे कि ये आपका चैनल है, अपने अनुभव इस चैनल के ज़रिए साझा कीजिए, बातें कीजिए। निश्चित तौर पे कोई अफ़सर, कोई अधिकारी, कोई डीन इन हालातों को नहीं सुधारने वाला है जब तक आप एक व्यापक और बड़ी संख्या में आंदोलन का दबाव इन अधिकारियों पर नहीं बनाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मज़दूर समाचार, मैं हूँ नरेश। फिर ऐसे ही किसी मज़दूर वर्ग की समस्या, बात, विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।